विश्व के इतिहास की कड़ी में प्रथम विश्व युद्ध के कारणों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हमें मालूम है कि 19वीं सेंचुरी में दो विध्वंसकारी युद्ध लड़े गए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और उसके बाद ये कोशिश की जा रही है कि विश्व वापस इस तरह से युद्ध में नहीं धकेला जाए। पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक लड़ा गया और इसके कई सारे कारण थे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। यूरोप जो है वो दो टुकड़ों में बंट गया। फ्रांस और प्रशा का जब युद्ध हुआ उसके बाद जो है वो यूरोप की राजनीति बहुत ज्यादा जटिल हो गई और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि विश्व में दो गुट जो है वो आपस में बन गए और इन दो गुटों में आपस में संघर्ष हुआ। पहला गुट जो है मित्र राष्ट्रों का था, जिसको जो है वो मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता था, और इसमें इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, इटली, जापान, रोमानिया, यूनान, ये लोग जो है वो इन मित्र राष्ट्रों की गिनती में आते थे। दूसरा गुट जो था वो धुरी राष्ट्र के रूप में जाता था, एक्सिस पावर जिसको कहते थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बल्गेरिया और टर्की। तो ये जो है दो गुट विश्व के अंदर बन गए थे और जिस तरह से परिस्थितियां विकसित हो रही थी तो ये एक तरह से स्पष्ट हो गया था कि इनके अंदर जो आपसी प्रतिस्पर्धा है वो एक विनाशकारी युद्ध की तरफ ले जाएगी, और वही हुआ। तो अगर हम इस युद्ध के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण या कॉजेज देखेंगे तो उसमें सबसे स्पष्ट कॉज जो है वो दो गुटों का निर्माण। अब ठीक है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जब जर्मनी का एकीकरण हो गया तो फ्रांस जो है वो बिल्कुल अकेला पड़ गया और जर्मनी ने एक और तो ट्रिपल अलायंस कर लिया, ऑस्ट्रिया और हंगरी तथा इटली के साथ मैत्री सूत्र में बंधा था, और दूसरी तरफ वो रूस के साथ भी जो है वो संधि कर रहा था। ऐसे में जो है वो यूरोप के पटल पर ट्रिपल अलायंस जो हुआ उन तीनों का, उसके एवज में इंग्लैंड, फ्रांस और रूस ने ट्रिपल एटॉम बनाया। ट्रिपल मतलब तीन। तो एक तरफ जो है वो ट्रिपल अलायंस जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया हंगरी का हुआ, और इधर ट्रिपल अलायंस जो है वो इंग्लैंड, फ्रांस और रूस का हो गया। तो ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एटॉम ये दोनों आपस में इतने विरोधी हो गए कि आपस में प्रतिस्पर्धा जो है वो एक तरह से इतनी बढ़ गई कि उसका जो है वो युद्ध में ही परिवर्तित हो गई। बाल्कन राजनीति जो बहुत ज्यादा शुरू हो गई थी, बाल्कनाइजेशन हो गया था, राष्ट्रीयता का विकास इतना अधिक हो गया था, तो इसमें भी जो है वो गुट बनते गए। अब इसमें एक दूसरे को सहायता देने की बात हुई। जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी को सहायता देने के लिए वचनबद्ध था और रूस सर्बिया की हितों के लिए वचनबद्ध था। तो इसमें जो है वो आपस में यूरोप के जितने भी राष्ट्र थे वो आपस में इतने उलझ गए कि अगर कहीं से भी युद्ध प्रारंभ होता तो उसकी आंच जो है वो सारे राष्ट्रों तक पहुंचने वाली थी। और 1870 से लेकर 1914 के बीच में जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति थी वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए जिम्मेवार थी। यदि जो बीच में सीक्रेट अलायंसेस भी हुए, जिसमें कि हम गुप्त संधि कहते हैं, वो भी हुए, तो वो भी एक जो है वो इस युद्ध का कारण था। तो इतना अधिक अविश्वास और प्रतिस्पर्धा हो गई थी कि इसकी परिणति जो है वो युद्ध में ही होनी थी। फिर इसका दूसरा कारण हम शस्त्रीकरण की होड़। अब जैसे जहां पर राजनीति के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था संघर्ष की हो जाती है तो एक प्रतिस्पर्धा हो जाती है कि
इतना। अब जैसे जर्मनी ने जब फ्रांस को परास्त किया तो फ्रांस जो है बहुत अपमानित हुआ, क्योंकि जर्मनी के शासक ने वर्साई के महल में रहकर और वो उनका जो है वो राज्याभिषेक हुआ। तो फ्रांस ने इस पराजय के बाद जो है वो शस्त्रीकरण जो है अपने राष्ट्र का करना शुरू किया। तो इससे जो है जब फ्रांस ने किया तो जर्मनी भी प्रेशर में आया। जर्मनी ने अपनी नौसेना का विकास करना शुरू किया। जब जर्मनी की नौसेना ने विकास करना शुरू किया तो इंग्लैंड जो कि समुद्र का शहंशाह माना जाता था, वो उसने जो है अपने आप को सुदृढ़ करने की जो है वो कोशिश की। तो ऐसे में यूरोप के अंदर इतना भय और विषाक्त भरा वातावरण हो गया। ऐसी स्थिति में जो इसमें जो डिफेंस के ऑफिसर या अधिकारी होते हैं उनको सरकार पर हावी होने का मौका मिलता है, क्योंकि ये उग्र जो है वो भावनाएं हो जाती हैं कि युद्ध में किस प्रकार से जो है अपने राज्य को ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली करना है। तो ये जो है वो शस्त्रीकरण की होड़ एक बहुत बड़ा कारण बनी, क्योंकि ये जब भावना हो गई कि दूसरा राष्ट्र जो है वो अपने आप को शक्तिशाली कर रहा है और शस्त्र खरीद रहा है, तो उस राष्ट्र को खुद की सुरक्षा के लिए भी जो है वो वही अस्त्र शस्त्रों की खरीद करनी पड़ती है। तो ये एक होड़ जो है वो आगे चलकर उसके घातक परिणाम है। तीसरा कारण हम इसकी राष्ट्रीयता का विकास मान सकते हैं। जब तक राष्ट्रीयता देश के एकीकरण के लिए काम आती है तब तक तो राष्ट्रीयता जो है वो पॉजिटिव परिणाम देती है। जैसे कि राष्ट्रीयता के कारण ही इटली का एकीकरण हुआ, जर्मनी का एकीकरण हुआ। पर जब ये राष्ट्रीयता की भावना उग्र हो जाती है तब जो है उसके घातक परिणाम होते हैं। एक्सेस नेशनलिज्म जो है इसमें फिर क्या होता है कि ऐसे छोटे छोटे राज्य जहां पर कि उनकी राज्य के अंदर जो है वो स्थानीय लोग दूसरी जाति के रहते हैं, तो वहां पर जो है राष्ट्रीयता के नाम पर जो है वो विद्रोह होने शुरू हो जाते हैं। और ऐसे में जो है वो अब जैसे ऑटोमन एम्पायर के टुकड़े टुकड़े हो गए और इन टुकड़ों में भी आपसी प्रतिस्पर्धा चलती रही। राष्ट्र के नाम पर बाल्कन युद्ध हुआ। बाल्कन युद्ध में जिसमें जो है वो बाल्कन युद्ध एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का मार्ग जो है वो प्रशस्त किया। इस प्रकार राष्ट्रीयता ने पूरे यूरोप में एक ऐसी समस्या उत्पन्न कर दी जिसका कि निवारण जो है वो युद्ध से ही संभवतः हो सकता है। और शोपिरो ने सही कहा कि राष्ट्रीयता की अंध भावना ने मानव जाति की शक्ति को हानि पहुंचाने का आसार जो है वो स्पष्ट कर दिया। फिर चौथा इसका कारण है साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद अब जैसे औद्योगिकरण हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब जैसे कि मैंने पहले लेसन में बताया था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब ये है कि फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज खोलना, कच्चा माल लाना, उसमें प्रोडक्शन करना और उस प्रोड्यूस को बेचना, जिसके लिए बाजारों की आवश्यकता है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो लॉजिकल कोलोररी है या उसका एक स्वाभाविक जो है वो रिजल्ट है वो है इंपीरियलिज्म। क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो एक अपनी गति से चलता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है कच्चा माल चाहिए और प्रोड्यूस को बेचने के लिए मार्केट चाहिए। अब वो मार्केट कुछ भी हो, कच्चा माल कहीं से भी आए, पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की दो रिक्वायरमेंट है दोनों साइड में। एक तो कच्चा माल, दूसरा प्रोड्यूस के लिए मार्केट। ये छोटे छोटे राष्ट्रों के लिए दोनों चीजें संभव नहीं थी, क्योंकि कहीं पर भी कच्चा माल पूर्ण रूप से नहीं मिलता था और दूसरा उनके देश में मार्केट जो है वो अधिक नहीं था। तो इसमें क्या हुआ कि साम्राज्यवाद की होड़, ताकि किस तरह से राष्ट्र ज्यादा से ज्यादा देशों पर साम्राज्यवाद स्थापित कर सके, ताकि वहां से कच्चा माल जो है कौड़ियों के भाव ले सके और उनके बाजारों में जो प्रोड्यूस, उनके देश में जो प्रोड्यूस होता था उसको वहां पर डंप किया जा सके, बेचा जा सके। तो इसमें जो है
साम्राज्यवाद के कारण एशिया और अफ्रीका में बड़ी संख्या में देशों को के ऊपर जो है वो साम्राज्य स्थापित किया गया। जैसे इंग्लैंड ने जो है वो एशिया में, भारत में, साउथ ईस्ट एशिया में जो है वो किया। इसको न्यू मर्केंटाइलिज्म का नाम भी दिया गया। तो इंग्लैंड द्वारा किया गया और ये कहा जाता था कि इंग्लैंड ने अपनी नौशक्ति या नेवी के आधार पर ये सब किया, तो उसके लिए कहा जाता था कि द सन नेवर सेट्स ऑन द एम्पायर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। उसको देख देख कर जो है वो फ्रांस ने भी किया। फ्रांस ने अफ्रीका और एशिया के कई सारे साम्राज्यों में, कई सारे क्षेत्रों में अपना जो है वो साम्राज्य स्थापित किया। फिर रूस ने भी संपूर्ण उत्तरी एशिया पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। और जो अगर हम उस दृष्टि से देखें तो छोटे छोटे यूरोप के राष्ट्र थे, जैसे हॉलैंड, बेल्जियम और पोर्चुगल, इन्होंने भी अपने खुद के क्षेत्रफल से बड़े जो है वो क्षेत्रफल वाले प्रदेशों पर प्रभुत्व जमा लिया। ये खुद छोटे राष्ट्र थे, लेकिन इन्होंने अपनी सैनिक ताकत के आधार पर बड़े बड़े जो है क्षेत्रफल अपना साम्राज्य स्थापित किया। और इसमें जर्मनी और इटली सबसे लास्ट में शामिल हुए। तो उनको जो है वो बहुत अधिक भूभाग प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी अफ्रीका और एशिया में ज्यादातर क्षेत्रों में इन राज्यों ने अपना आधिपत्य जमा लिया। तो इसमें जो है वो एक तरह से इन राष्ट्रों के लिए अधिक से अधिक उपनिवेश बढ़ाना और उन पर अपना आधिपत्य बनाए रखना ही उनका उद्देश्य हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा साम्राज्यवाद, एक बहुत बड़ा कारण था जिसमें आपसी प्रतिस्पर्धा जो है वो बढ़ गई। जैसे फ्रांस और इंग्लैंड में प्रतिस्पर्धा थी, होड़ थी कि कौन ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सकता है। फिर इसके साथ अन्य कारण भी हैं। एक जैसे राष्ट्रों में भावनाओं का भड़काना, समाचार पत्र होते थे, अब वो अति उग्र राष्ट्रवाद था। तो अखबार जो है वो किसी भी स्थिति को इस तरह से बनाकर जो है वो पेश करते थे जिससे कि लोगों के अंदर जो है वो भावनाएं जो है उनकी राष्ट्रीय भावनाएं और उग्र हो जाए। तो ये जो है वो ग्लोरिफिकेशन, इस कारण से युद्ध का हिंसक राष्ट्रीयता जो है वो एक तरह से एक्सेप्टेड या स्वीकार्य गुण हो गया। ये माना जाने लगा कि ये सारी जो है भावनाएं जो है ये सही है। तो अंध राष्ट्रीयता जो है वो भड़काई गई और अखबारों द्वारा जो है इसका प्रचार प्रसार अधिक किया गया। और अगर हम तत्कालीन कारण देखें तो तत्कालीन कारण तो हमें पता है कि 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया का जो ड्यूक था, युवराज था, ऑस्ट्रिया का युवराज था आर्चड्यूक फर्डिनांड, उसकी और उसकी पत्नी की हत्या जो है वो बोस्निया की राजधानी सेरेब्रेडो में की गई। अब ये हत्या जो है ये तो बोस्नियंस ने की थी, और चूंकि उनको यहाँ के ऑस्ट्रिया की स्लैब नीति नहीं पसंद थी तो उन्होंने उनकी ड्यूक की और उनकी पत्नी की हत्या की। लेकिन ऑस्ट्रिया को ये लगा कि सर्बिया की सरकार जो है इसके लिए जिम्मेवार है। हालांकि जांच में पता चल गया कि संभवतः कुछ सर्बियन अधिकारियों ने इसकी जानकारी थी, लेकिन सरकार ने किसी तरह से इसमें सहयोग नहीं किया। लेकिन ऑस्ट्रिया जो है वो बहुत उग्र था। उसने कहा कि या तो जो है वो उन हत्यारों को जिन्होंने इनकी हत्या की है उसमें उन लोगों को ऑस्ट्रिया को सौंपे, नहीं तो वो युद्ध के लिए तैयार हो जाए। अब ऑस्ट्रिया को मालूम था कि सर्बिया के साथ अगर युद्ध होगा तो रूस जो है वो उसको सहायता देगा, तो उसने जो है वो केसर विलियम द्वितीय से बात की। उन्होंने जो है वो उनको समर्थन देने का आश्वासन दे दिया और जर्मनी द्वारा समर्थन प्राप्त होने के बाद ऑस्ट्रिया ने आगे जो कदम बढ़ाया वो एक तरह से युद्ध के लिए ही था।
23 जुलाई को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को अल्टीमेटम भेजा और शर्तें इतनी कठोर थी और इतनी कड़वी भाषा थी जो कि सर्बिया जो है उसको स्वीकार नहीं कर सकता था। उसने जो है 2 दिन के अंदर जवाब मांगा। सर्बिया ने जो है वो अधिकांश शर्तों पर अपनी स्वीकृति दे दी, लेकिन उसने जो है वो 2 बातें कही और उसने ये कहा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय स्वीकार करके मंजूर कर दिया, लेकिन ऑस्ट्रिया इसके लिए तैयार नहीं था। और यहीं से जो है वो युद्ध प्रारंभ होता है। और इसमें जो है जब 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, तो यहीं से प्रथम विश्व युद्ध जो है वो प्रारंभ होता है। और इसमें जो है जैसे ही युद्ध की घोषणा हुई तो जार ने जो है वो अपने सेनाओं को भी रवाना करने का आदेश दे दिया। तो एक के बाद एक सर्बिया ऑस्ट्रिया, इधर सर्बिया के पीछे पीछे उसके समर्थक जुड़ते गए, इधर ऑस्ट्रिया के पीछे पीछे उसके समर्थक जुड़ते गए। तो धीरे धीरे कर जो है वो पूरा यूरोप और पूरा विश्व जो है वो इस युद्ध में शामिल हुआ और ये सदी का बहुत ही विध्वंसकारी युद्ध जो है वो साबित हुआ। धन्यवाद।